नमस्कार। हम उल्लेख करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं का। जैसा कि विदित है आपको कि संविधान जीवन का वह मार्ग होता है जिसे राज्य अपने लिए चुनता है। राज्य का यह जीवन मार्ग उसकी अपनी परिस्थिति और आवश्यकता के अनुरूप होता है और प्रत्येक राज्य की परिस्थिति अन्य राज्यों से भिन्न होने के कारण उसके संविधान की कुछ निजी विशेषताएं होती है। भारतीय संविधान की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिनका उल्लेख हम यहाँ पर कर सकते हैं। पहला, लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। तो भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है, अर्थात यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है और इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गई है। दूसरा, निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। भारत में संविधान का निर्माण एक विशेष समय पर एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया और इस संविधान की अधिकांश बातें लिखित रूप में हैं। इस दृष्टि से यह ब्रिटिश संविधान के विपरीत और अमेरिकी संविधान की भांति एक निर्मित और लिखित संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तीसरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यह है कि यह आंतरिक या बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विरोधी सत्ता का अधिकार नहीं है। भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राज सत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार होगा जो जनता के स्वामी न होकर सेवक होंगे। ब्रिटेन जैसे विश्व के कुछ ऐसे लोकतंत्रात्मक राज्य हैं जहां राज्य का प्रधान वंशानुगत होता है, लेकिन भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य के साथ एक गणराज्य भी है। इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्रपति वंशानुक्रम से पदासीन न होकर एक निर्वाचित व्यक्ति होता है। चौथा, समाजवादी राज्य। संविधान सभा में इस बात पर पर्याप्त वाद विवाद हुआ था कि भारत के द्वारा समाजवाद को राज्य दर्शन के रूप में स्वीकार किया जाए अथवा नहीं। अंत में यही सोचा गया था कि किसी एक विशेष दर्शन को स्वीकार करने से नवीन विवादों को जन्म मिलेगा, लेकिन इस बात पर सभी भारतीय सहमत रहे और भारत के लिए समाजवाद का मार्ग ही उपयुक्त हो सकता है। इस सामान्य भावना को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया। पांचवा, धर्मनिरपेक्ष राज्य। प्राचीन भारतीय राजनीति मुस्लिम काल के धार्मिक राज्य तथा ब्रिटिश शासनकाल की धर्म विभेद की नीति के अंतर्गत शासन के विशिष्ट धर्म को प्रमुख स्थान दिया गया था, लेकिन भारतीय संविधान के निर्माता धर्म विशेष को राजनीति के साथ मिश्रित करने के दुष्परिणामों से परिचित थे। वे यह जानते थे कि धार्मिक विभेद ने देश की एकता को आघात पहुंचाया है और नए प्रजातंत्र की सुदृढ़ नींव समस्त प्रजाजनों के विश्वास के आधार पर ही रखी जा सकती है। इसी को ध्यान में रखकर भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। छठा, कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। भारत में संविधान संशोधन की प्रणाली कठोरता और लचीलेपन के समन्वय के साथ अपनाई गई है। सामान्यतः संशोधन प्रणाली के आधार पर दो प्रकार के संविधान होते हैं, कठोर और लचीला संविधान। भारतीय संविधान
कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है, क्योंकि भारतीय संविधान की अधिकांश धाराओं को संशोधित करने के लिए संसद के सभी सदस्यों को बहुमत के अतिरिक्त उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की भी आवश्यकता होती है। जैसा कि अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि संशोधन के लिए संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, संघ और इकाइयों के बीच शक्ति विभाजन, राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व आदि। संशोधन की उपयुक्त प्रणाली निश्चित रूप से कठोर है, लेकिन कुछ प्रावधान लचीले भी रखे गए हैं, क्योंकि संविधान निर्माता इस बात से परिचित थे कि संविधान को बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार, जनमानस की भावनाओं के अनुसार बदला जा सके। इसलिए कुछ उपबंधों में संशोधन की प्रक्रिया सामान्य बहुमत से भी रखी गई है। 7वां, संसदात्मक शासन व्यवस्था। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध की दृष्टि से जो 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती है, उनमें संविधान निर्माताओं ने केंद्र और राज्यों में संसदात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाया है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन की वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिस व्यवस्थापिका निर्वाचित करती है और जो व्यवस्थापिका के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं और वे अपने अपने उत्तरदायी मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर ही कार्य करते हैं। 8वां, एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। इसमें सभी लक्षण संघीय व्यवस्था के विद्यमान हैं। संविधान में शासन शक्ति एक स्थान पर केंद्रित न होकर केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित कर दी है, जो दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है। संविधान लिखित और बहुत अधिक सीमा तक कठोर है और इसे सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई है। उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक बनाया गया है, जिसे संविधान की व्याख्या करने और केंद्र एवं राज्यों के बीच उत्पन्न संवैधानिक विवादों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। 9वां, संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारतीय संविधान में एक विशेषता यह है कि संविधान में इंग्लैंड की संसदीय प्रभुसत्ता तथा अमेरिका की सर्वोच्च न्यायिक सर्वोच्चता के मध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया है। इंग्लैंड में व्यवस्थापिका सर्वोच्च है। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा निर्मित किसी कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके विपरीत अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका के सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसका अर्थ है कि न्यायालय संविधान का रक्षक और अभिभावक है और न्यायालय संघीय व्यवस्थापिका अर्थात कांग्रेस द्वारा निर्मित कानून या कार्यपालिका के आदेशों का परीक्षण कर यह निश्चित करता है कि कोई विधि या आदेश संविधान के उपबंध के विरुद्ध तो नहीं है। ऐसे विधियों या आदेशों को उसके द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है। यही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहलाती है। 10वां, मूल अधिकार व कर्तव्य।
भारतीय संविधान के निर्माताओं ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वयं अनेक अत्याचार सहन किए थे, अतः उनके द्वारा शासन की शक्तियों को मर्यादित करने की आवश्यकता अनुभव की गई थी। इसी दृष्टि से उन्होंने वर्तमान संविधान में भारतीय लोगों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। 11वां, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के चौथे अध्याय में शासन संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इन्हें ही राज्य के नीति निर्देशक अथवा नीति निश्चित करने वाले तत्व कहा गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जैसा कि अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकती है, किंतु ये तत्व देश के शासन में मूलभूत है। 12वां, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र अभिकरण। संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका संविधान की व्याख्या और रक्षक होने के कारण उसका स्वतंत्र होना बहुत ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता नितांत आवश्यक होती है, और इसी को ध्यान में रखकर भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होना, न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्राप्त होना, न्यायाधीशों के कार्यकाल में उनके वेतन में कमी न हो सकना, न्यायाधीशों के आचरण पर व्यवस्थापिका द्वारा विचार नहीं किया जा सकना, इस प्रकार न्यायपालिका स्वतंत्र है और न्यायपालिका इसका अनेक अवसर पर परिचय भी दे चुकी है। धन्यवाद।